नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ लिया है हमने? लवक पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट है, क्लियर, जो ऑर्गेनल है जिसको हम सेल का कोशिकांग कहते हैं, वो कौन सा है? अगला कोशिकांग है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग एक पॉइंट पहले लिख लो, जंतु कोशिका में दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला पदार्थ, डेस्मोसोम कहलाता है। डेस्मोसोम कहलाता है। देखो, एक हमने प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ा था। तो पादप जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म का लेन देन होता है, ट्रांसफर होता है, वो धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हमने क्या बोला था? प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लांट सेल के अंदर दोनों कोशिकाओं को जोड़ने वाला पदार्थ होता है मिडिल लेमिला। क्लियर। जो हम आगे पढ़ेंगे, तो मिडिल लेमिला वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका है, जैसे हमारे अंदर जो दो सेल्स होती है, तो इन दो सेल्स को जोड़ने वाला कौन सा पदार्थ होता है? जैसे ये दो एनिमल सेल है, इन सेल्स को आपस में जोड़कर रखना। क्लियर। तो ये किसके कारण होता है? तो एक डेस्मोसोम होता है। डेस्मोसोम क्या होता है? एक जोड़ने वाली प्रोटीन। ये जंतु कोशिका में होता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? मिडिल लेमिला। आया ना समझ में? जो सीमेंटेड पदार्थ है पेक्टिन का बना होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट या पेक्टिन का बना होता है। वो दो प्लांट सेल को जोड़ने का काम करती है, वो प्लांट सेल में है। लेकिन जैसे हमारे अंदर जो कोशिकाएं है, अगर ये कोशिकाएं जुड़े नहीं होती तो अलग अलग कोशिकाएं, अगर मान लो आपका थोड़ा सा भी भाग कटता तो अलग अलग कोशिकाएं आपको दिख जाती। है ना समझ में? लेकिन वो सब इकट्ठे ग्रुप के रूप में रहती है, जुड़ी हुई रहती है आपस में। तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? उसको डेस्मोसोम कहा जाता है। डेस्मोसोम क्या होता है? एक एडेटिव प्रोटीन होती है। क्लियर। एडेसिव प्रोटीन होती है जो कि दो सेल को जोड़ने का काम करती है, जिससे कि दोनों सेल्स आपस में चिपकी रहती है। तो डेस्मोसोम का भी कभी कभी पूछ लेता है ना समझ में? ये सेल ऑर्गन नहीं है, ये दो सेल्स को जोड़ने वाला, इस टाइप से ये प्रोटीन होती है, फंस जाती है एक दूसरे में, इससे कि दोनों कोशिकाएं अलग अलग नहीं हो पाती। है ना समझ में? ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम तो हम लोगों ने पढ़ा है, सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल कौन सा है? राइबोसोम है। सबसे बड़ा कौन सा था? न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर केंद्रक ऑप्शन में नहीं हो तो ऐसे में प्लास्टिड आएगा, लवक। क्लियर। दूसरा अगर हम देखें, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है राइबोसोम होता है। आया ना समझ में? तो ये दो चीज़ें तो आपको याद है। अब इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पेलाडे या पलाडे। आया ना समझ में? जो भी आया उसको पेलाडे भी बोलते हैं, पलाडे भी बोलते हैं। पेलाडे या पलाडे ने की थी। कब? 1955 में सबसे पहले इन्होंने राइबोसोम को खोजा। क्लियर हो गया? तो राइबोसोम की खोज का क्वेश्चन आता है, किसने खोजा? पेलाडे ने खोजा। क्लियर। अब चूंकि इन्होंने खोजा, इसलिए इसको पेलाडे के कण भी कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ पेलाडे या पेलाडे पार्टिकल्स। इन्होंने इनको खोजा, इसलिए इनको ये ना कभी कभी एक नाम ये भी दे देते हैं कि पेलाडे पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो राइबोसोम में। है ना समझ में? चूंकि इन्होंने इसको खोजा है। जंतु कोशिका में इनकी खोज सबसे पहले इन्होंने की थी। राइबोसोम को पेलाडे के कण भी कहते हैं। राइबोसोम एकक कला रहित कोशिकांग है। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन होता है। और हम लोगों ने देखा है कि भैया ये कहाँ पर चिपके होते हैं? मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं हम, उस पर चिपके होते हैं। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल इस टाइप के क्या होते हैं? ये गोल पार्टिकल्स होते हैं। कौन? राइबोसोम। इनके चारों ओर कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। ये विदाउट या यूनिट मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी एकक कला नहीं होती है।
मतलब हम बोल सकते हैं ये थैली नहीं है, है ना समझ में? क्लियर? क्या नहीं है? थैली नहीं है, इसके चारों ओर कोई थैली या कवर नहीं होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर किसने खोजा, ये भी पूछा जाता है। पैलाडे पार्टिकल्स कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से मोस्ट टाइम पे आपके जो पूछे आते हैं। फिर हम देखते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में हमने देखा था स्टार्टिंग में जब डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि यूकेरियोटिक सेल में 70S और 80S राइबोसोम दोनों होते हैं, है ना समझ में? लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल 70S राइबोसोम ही होते हैं, है ना समझ में? जो प्राचीन कोशा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यूकेरियोटिक कोशाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अभी बताऊंगा ये S क्या है ना समझ में? लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो यूकेरियोटिक सेल्स है इनमें 2 ऑर्गेनल ऐसे थे जिनको हमने सेमी ऑटोनोमस बोला था। किसमें? यूकेरियोटिक सेल के अंदर। किसको बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहा था ना। तो उनमें भी 70S राइबोसोम ही होता है वो यूकेरियोटिक में। यूकेरियोटिक में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या केंद्रक है, इनमें आपको 70S 80S दोनों मिलेंगे। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो 2 कोशिकांग हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें आपको इनके अंदर 70S राइबोसोम ही मिलेंगे। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो आपको 70S राइबोसोम ही मिलता है, 80S नहीं मिलता। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कहाँ कौन सा राइबोसोम मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो क्या बताओगे आप? प्रोकैरियोटिक में केवल 70S, यूकेरियोटिक में 70 और 80S दोनों मिलते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक के 2 ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनमें केवल 70S ही मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन। अवसादन क्या होता है? इनको एक विशेष प्रकार का घोल बनाया जाता है और घोल बनाने के बाद इनको ये इनके साइज के अकॉर्डिंग है। आप सभी को पता है अगर आप किसी घोल में बड़े पार्टिकल को और छोटे पार्टिकल को दोनों को अगर घोलोगे, जैसे सैंड और सिल्ट, क्ले, तीनों मिट्टियों को अगर घोलोगे तो जल्दी तली में कौन बैठेगा? सैंड, रेत जल्दी बैठ जाएगी। उसके बाद सिल्ट के कण बैठेंगे, फिर धीरे धीरे क्ले के पार्टिकल बैठेंगे, है ना समझ में? तो अकॉर्डिंग टू सेडिमेंट कोएफिशिएंट या अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक वही तली में बैठना, है ना समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग या फिर हम इसको ये भी बोल सकते आकार, उनका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग, साइज के आधार पर ही तो अवसादन गुणांक आएगा, है ना समझ में? के आधार पर राइबोसोम को हमने 2 भागों में बांटा है। 2 कौन कौन से भाग हैं? तो एक होता है 70S राइबोसोम। क्लियर? अब ये S जो लिखा है, क्लियर? तो राइबोसोम के अवसादन को पहचानने की ये तकनीक सबसे पहले किसने बताई थी? स्वेडबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? स्वेडबर्ग। क्लियर? क्या नाम था उनका? स्वेडबर्ग। और स्वेडबर्ग ने चूंकि ये टेक्निक बताई कि अलग अलग राइबोसोम को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 70 कौन सा 80 है, तो उन्होंने ही ये अवसादन गुणांक की तकनीक खोजी थी। क्लियर? इसीलिए वैसे राइबोसोम को खोजा है पैलाडे ने, लेकिन उनको पहचानने की जो टेक्निक है, अवसादन गुणांक की जो तकनीक है, वो खोजी थी किसने? स्वेडबर्ग ने खोजी थी। इसीलिए उनके नाम का आगे का वर्ड जो अल्फाबेट जो होता है S, वो राइबोसोम के पीछे लिखा जाता है। S का मतलब कुछ नहीं है। जिसने ये अवसादन गुणांक दिया उसका जो नाम है वो कौन से अल्फाबेट से शुरू हो रहा है? S से। इसलिए उस नाम को, उस जो अल्फाबेट है, नाम का अल्फाबेट है, उसको उसके पीछे लिख देते हैं। क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है? तो S किसको दर्शाता है? अवसादन गुणांक को। और ये अवसादन गुणांक खोजा था किसने? स्वेडबर्ग ने खोजा था। है ये अवसादन गुणांक को दर्शाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, इस सिंबल का, S का। क्लियर? कोएफिशिएंट, सेडिमेंट कोएफिशिएंट को हम डिटरमाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम S का यूज कर रहे हैं, आया ना समझ में? और ये S यूनिट कहाँ से आई? तो भैया ये कहीं से नहीं आई है, जिसने खोजी थी इसको उसी के नाम का आगे का अल्फाबेट ले लिया है।
है ना समझ में। तो 70S राइबोसोम ये आपको कहाँ पर मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। यूकैरियोटिक में तो 70 और 80 दोनों होते हैं, इसमें केवल 70 होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि यूकैरियोटिक का ही एक सेल ऑर्गेनल है, इसमें 70S और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम आपको मिलते हैं। मतलब 70S सब जगह मिलता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और यूकैरियोटिक के क्लोरोप्लास्ट में भी है। क्लियर में पाए जाते हैं। अब जो 70S राइबोसोम है, इसकी 2 सब यूनिट होती है। क्लियर, जो 70S राइबोसोम होता है, इसको अगर हम देखें तो ये इस टाइप से होता है, ये और ये। क्लियर, इसके अंदर एक छोटी और एक बड़ी, स्मॉल और लार्ज क्या होती है, सब यूनिट। ये यूनिट 70S है, इसके अंदर सब यूनिट्स होती है। तो सब यूनिट जो होती है वो कौन कौन सी होती है, तो 70S राइबोसोम की सब यूनिट होती है 30S और 50S। जोड़ मत लेना इनको, प्लस मत कर देना, आया ना समझ में। हाँ, ये 80 हो जाएगा, जोड़ना नहीं है इसको। मतलब इन दोनों सब यूनिट को अगर हम तोड़कर अगर इनका सेडिमेंट करें तो एक का सेडिमेंट 30 आएगा, एक का 50 आएगा, और दोनों एक साथ जुड़े हैं। और इनका अगर हम अवसादन गुणांक अगर देखें तो वो 70 आएगा, है ना समझ में। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि 70S राइबोसोम की सब यूनिट्स कौन कौन सी है, तो 50S और 30S, है ना समझ में। 50-30 जोड़ोगे तो 80 आएगा, जोड़ना नहीं है हमको, ये उसकी सब यूनिट्स है ना समझ में, ध्यान रखना। फिर आता है राइबोसोम का अवसादन गुणांक की इकाई स्वेटबर्ग ने खोजी थी, इसलिए इसके नाम को हम आगे क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं, है ना समझ में, अवसादन गुणांक को बताने के लिए। क्लियर, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, और इसकी सब यूनिट क्या होती है, 50 और 30। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। और जो राइबोसोम की जो यूनिट को बताने के लिए सबसे पहले जो अवसादन गुणांक है वो स्वेटबर्ग ने खोजा था, इसीलिए किसी भी राइबोसोम की यूनिट के किसी भी राइबोसोम के अवसादन गुणांक के पीछे हम S लिखते हैं, है ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया 70S का। अब आते हैं हम 80S, दूसरा राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम जो होता है ये केवल आपको कहाँ मिलेगा, सिंगल यूकैरियोटिक में ही मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक में तो दोनों है भैया, 70 भी है 80 भी है। तो जब 80S की बात होगी तो 80S राइबोसोम जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, और जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी होता है। क्लियर है ना समझ में। इसकी अगर हम सब यूनिट्स अगर देखें तो इसकी कितनी आएगी, 60 और 40। क्लियर, इसकी 80S राइबोसोम की अगर सब यूनिट की अगर हम बात करें तो ये बड़ा राइबोसोम है, 80S है। क्लियर, इसकी एक आएगी छोटी इकाई 40 रहेगी, और बड़ी जो सब यूनिट रहेगी वो 60 रहेगी। क्लियर हुआ। तो इसकी 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है 60 और 40। इनको प्लस मत कर लेना, नहीं तो 100 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। राइबोसोम की उप इकाइयों को आपस में जुड़ने हेतु मैग्नीशियम की 10 गुनी सांद्रता की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर जितना मैग्नीशियम होता है उसकी अपेक्षा 10 गुनी सांद्रता या कंसंट्रेशन होने पर ही ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स क्या होती है, जुड़ती है, और एक राइबोसोम की यूनिट बना लेती है ना समझ में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइबोसोम की सब यूनिट को जुड़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा तत्व, मैग्नीशियम। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। हाई कंसंट्रेशन जब मैग्नीशियम का होता है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में ज्वाइंट होती है। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। जब 2 राइबोसोम की इकाइयां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है उसे डाइमर कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना भैया, अभी तो हमने सब यूनिट के बारे में पढ़ा, उप इकाइयां। अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, इकाइयों के बारे में। जब भी 2 राइबोसोम की यूनिट या इकाइयां जुड़ती है, जैसे 70 और 70 जुड़ेगा,
80 और 80 जुड़ेगा, तब इस क्रिया को कहा जाता है डाइमर। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? डाइमर किसको बोलते हैं? जब राइबोसोम की 2 इकाइयां जुड़ती है, क्लियर, तब उसको कहा जाता है डाइमर। उप इकाइयों को नहीं, इकाइयां 2 है, 70 और 80। अगर 70 वाला राइबोसोम 70 वाले राइबोसोम से जुड़ जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डाइमर कहा जाएगा। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो 2 यूनिट्स का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? डाइमर कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डाइमर भी कब बनेगा? मैग्नीशियम आयन की 10 गुनी सांद्रता होने पर ही। आया ना समझ में? डाइमर के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें तो 70S राइबोसोम का डाइमर 100S होगा। क्लियर? मतलब 70S राइबोसोम से क्या होगा? जुड़ेगा। क्लियर? तो क्रिया क्या कहलाई है? ये है डाइमर। कौन सी क्रिया है? डाइमर है। आया ना समझ में? और इसमें जो डाइमर बनेगा वो कितने का बनेगा? 100S का। इनको 70 जोड़ के आप, सॉरी, इसका डाइमर 100S, हाँ, तो 70 का कितना बनेगा? 100S का एक इकट्ठा डाइमर बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70S राइबोसोम का डाइमर कितना होता है? कितना होता है? 100S। क्लियर हुआ? और डाइमर की प्रोसेस किस आयन की सांद्रता में होती है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता में। तो 70S राइबोसोम जब आपस में जुड़ेंगे तो इसका डाइमर बनेगा 100S। मतलब इन दोनों के जुड़ने से जो यूनिट बनेगी उसका अवसादन गुणांक 100 हो जाएगा। है ना समझ में? ध्यान रखना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 80S राइबोसोम का, ये 80S जो है, इसका डाइमर हम देखते हैं। तो अगर 80S और 80S राइबोसोम अगर जुड़ेंगे तो ये भी क्रिया तो डाइमर कहलाएगी। और जो डाइमर बनेगा वो कितने का बनेगा? 120S का बनेगा। इनको 80 को जोड़ना नहीं, प्लस नहीं करना है। मतलब ये जब जुड़ेगी मैग्नीशियम आयन की सांद्रता में तो इसका जो डाइमर बनेगा उस डाइमर का अवसादन गुणांक कितना होगा? 120S होगा। क्लियर हो गया? तो 70S का डाइमर 100S, 80S का डाइमर 120S। 70S की सब यूनिट 50-30, 80S की सब यूनिट 60-40। हो गया क्लियर? इतना ध्यान रखना। अब एक और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो अधिकतर आपको पूछा जाता है, जब राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो भैया इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। क्लियर? देखो कैसे हमारे शरीर में प्रोटीन बनती कैसे है। जैसे हमारे माता पिता से हमारे अंदर डीएनए आया है, तो डीएनए अभी कहाँ है? केंद्रक के अंदर है। इस टाइप से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड जनरली। है ना समझ में? ये माता पिता से हमारे अंदर आया है डीएनए, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है समय समय पर जो डीएनए होता है वो डीएनए 2 अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तो था डीएनए, और ये जो बन रहा है ये है आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। क्लियर? अब इसको मैसेंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता ने जो डीएनए के रूप में हमारे अंदर जो सूचना भेजी है, इंफॉर्मेशन भेजी है, अब हमारा जीवन उसी इंफॉर्मेशन पे चलेगा। है ना समझ में? कि भैया कुछ हमारे माता पिता से हमारे अंदर कुछ कोड आए हैं, तो कोड आने के कारण ही आप देखते हो ना, किसी के माता पिता में से अगर किसी के, जैसे पिताजी के बाल अगर बीच बीच में से अगर खाली हो गए तो बच्चे के बाल भी बीच बीच में से जल्दी खाली हो जाते हैं। है ना समझ में? बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारे पिता के समान ही या माता के समान एक उम्र आने के बाद वो हमको दिखने लग जाते हैं। है ना समझ में? पिताजी के बाल अगर जल्दी सफ़ेद हो गए, माताजी के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, तो हमारे अंदर भी वो कोड भेजा गया है कि जैसे ये 30 साल का हो इसके बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। है ना समझ में? तो ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? जब डीएनए टूटता है तो इसके अलग अलग स्ट्रैंड अलग अलग जाते हैं, क्या लेके? मैसेज लेके। तो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, इनके अंदर क्या होते हैं? कोड होते हैं। और ये जाता है फिर किसके पास? ये जाता है राइबोसोम के पास। किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास जाता है। और इस प्रकार राइबोसोम से जुड़ जाता है। कौन जुड़ा?
मैसेंजर आरएनए आया ना समझ में। अब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर जुड़ा, अब ये मैसेंजर आरएनए जुड़ता है तो ये क्या करेगा, राइबोसोम को कोड देता जाता है। भाई इसके साथ ये धागे के अंदर कोड है बहुत सारे, यहाँ भी कोड है, यहाँ भी कोड ये क्या करेगा, ये राइबोसोम को देता जाएगा। जैसे जैसे इनके अंदर फंसता जाएगा वैसे वैसे ये कोड को क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। आया ना समझ में। और कोड इन्होंने पढ़ लिया कि भैया सफ़ेद बाल वाली प्रोटीन बनाओ, अब ये हो गया 30 साल का, बनाओ फटाफट, इसके बाल काले हैं घने हैं, फटाफट इसके लिए सफ़ेद बाल वाली प्रोटीन बनाओ। तो ये राइबोसोम उस कोड को पढ़ लेंगे और क्या करेंगे, जो सफ़ेद बाल बनाने वाली प्रोटीन है वो बनाना चालू कर देंगे। इससे आपके बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब आप दुनिया भर का तेल लगाओ, कुछ भी रगड़ो सिर में, कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता से हमारे अंदर कोड आया है। क्लियर? अब आप कुछ भी कर लो, अगर बाल झड़ना शुरू हो गए, बीच में खाली होंगे 30 या 35 साल में, तो ये कोड राइबोसोम ने पढ़ लिया है। अब दुनिया भर का आप कुछ भी करवा लो, कोई सा भी इलाज करवा लो, क्लियर, वो होंगे ही होंगे खाली। है ना समझ में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोड दे दिया कि भैया अब इसके बाल बनाने वाली प्रोटीन को बनाना बंद कर दो। क्लियर? बहुत हवाबाजी करता है ये लड़कियों के सामने। क्लियर? तो ये क्या करेगा, फटाफट ये राइबोसोम फिर ये वाली प्रोटीन बनाना ही बंद कर देंगे, तो फिर बाल धीरे धीरे खत्म। है ना समझ में। तो इस प्रकार ये पूरा क्या, ये एक दिशीय संचार है, सूचना, इंफॉर्मेशन का वन वे कम्युनिकेशन है ना समझ में। एक ही दिशा में चलता है ये। अगर ये दो दिशा में चलता तो हम वापस बूढ़े होने के बाद जवान हो जाते, वापस बचपन में पहुंच जाते। लेकिन एक ही दिशा में ये सूचना चल रही है, बचपन से बुढ़ापे की ओर, बुढ़ापे से वापस बचपन की ओर ये सूचना नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि 40 साल होने के बाद फिर ये डीएनए बोले कि अब एक काम कर, इसके बाल बहुत दिन हो गए यार, सफ़ेद सफ़ेद हैं, इधर उधर जाता नहीं है, डाई बहुत लगाता है, खर्चा बहुत करता है, वापस काले कर दें। ऐसी सूचना नहीं देता। एक बार जो सूचना देके निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। जो 30 साल की उम्र में आरएनए जो सूचना दे दी है राइबोसोम को, अब वो कोड वापस नहीं आएगा, वो सूचना वापस नहीं देगा, फिर नई सूचना लेकर आएगा। है ना समझ में। बस वैसा होता है यहाँ पर। तो जब ये मैसेंजर आरएनए का धागा जब जाता है तो 4 से 5 राइबोसोम क्या करते हैं, जैसे आपके घर से कोई फोन या कुछ आता है, क्लियर, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, तो आप जैसे दो चार लोग भाई बहन अगर साथ में रूम में रह रहे हैं तो सब आके मोबाइल के पास बैठ जाते हैं ना, कि पापा क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही है, किसकी शादी है, कब जाना है, क्लियर, कपड़े खरीदने के लिए कब पैसे पहुंचा रहे हैं, क्लियर, बर्थडे आ रहा है तो केक के लिए कब पैसे पहुंचा रहे हैं, फटाफट आप 4-5 लोग एक साथ बैठ जाते हो। तो वैसे ही जैसे ये मैसेंजर आरएनए जाता है तो राइबोसोम 4-5 राइबोसोम दौड़ते हुए आते हैं और आरएनए से चिपक जाते हैं। है ना समझ में। और सूचना को फटाफट पढ़ते हैं। भैया उनका भी लेटर आया होगा, क्या आया, पत्र आया होगा, तो वो भी तो चिट्ठी पत्ती आई है, तो भैया वो भी तो पढ़ने दौड़ेंगे सब। तो ये 4-5 राइबोसोम जब एक मैसेंजर आरएनए पर बंध जाते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मैसेंजर आरएनए के धागे पर 4 से 5 राइबोसोम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैसेंजर आरएनए के धागे पर जब 4 से 5 राइबोसोम जुड़ जाते हैं तब इस संरचना को कहा जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। आया ना समझ में, क्लियर हुआ। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है, मैसेंजर आरएनए पर 4 से 5 राइबोसोम का जुड़ना, क्लियर। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय जब 4 से 5 राइबोसोम एक मैसेंजर धागे पर या स्ट्रैंड पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा आएगा, वन वे जो कम्युनिकेशन है ना, आगे आएगा सेंट्रल डोग्मा, हम पढ़ेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम के कार्य। तो राइबोसोम का एक ही कार्य है भैया, कुछ काम नहीं है राइबोसोम का। क्या काम है, ये तो प्रोटीन की फैक्ट्री है भैया। यहाँ जीवन भर आपके शरीर में जो भी जहाँ पर भी प्रोटीन लगती है उस प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, वो प्रोटीन बनती है। ये आपके बाल प्रोटीन है, स्किन प्रोटीन है, नाखून प्रोटीन है,
आया ना समझ में। लार आपकी प्रोटीन है, एंजाइम्स जो शरीर में वो प्रोटीन है। तो जीवन भर इनका एक ही काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, अलग अलग प्रकार की जितनी भी प्रोटीन है उसको बनाना। जैसे हमारी नाखून वाली प्रोटीन, ये कौन सी प्रोटीन है? केरेटिन। आया ना समझ में, कौन सी प्रोटीन है? केरेटिन। हमारी जो स्किन है ये अलग प्रकार की प्रोटीन है, इसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। आया ना समझ में। हमारे जो बाल हैं ये भी केरेटिन प्रोटीन है। आया ना समझ में। तो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन को लगातार बनाना, तो इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। हो गया क्लियर? तो राइबोसोम पूरा क्लियर। खोजा किसने? पलाडे ने, इसीलिए हम इसको पलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। आया ना समझ में। ध्यान रखना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्लियर? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सब में होते हैं। 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक के अंदर ही मिलते हैं। 70S की उप इकाइयाँ 40-30 है, 50-30 70S की, और 80S की 60-40। 70S का डाइमर 100S बनेगा और 80S का डाइमर 120S बनेगा। क्लियर? आया ना समझ में। ध्यान रखना, बहुत आसान है। ये हो गया राइबोसोम। आया ना समझ में। और डाइमर बनने के लिए या उप इकाइयों को जुड़ने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? जब मैसेंजर के धागे पर 4 से 5 राइबोसोम जुड़ जाते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखना, मैंने नाखून वाली कौन सी प्रोटीन बताई? केरेटिन। लिख लो आप, नाखून और सींग की प्रोटीन। नाखून और सींग हमारे जो नेल्स हैं, फिर पशुओं के अंदर जो हुप्स होते हैं, खुर होते हैं, नाखून, सींग, खुर की प्रोटीन कौन सी है? केरेटिन प्रोटीन। क्लियर? ये आप उधर एनिमल साइंस में आप पढ़ोगे। क्लियर? वैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे जब बायोकेमिस्ट्री में आप प्रोटीन पढ़ोगे। क्लियर? और मैं भी आपको यहाँ बायोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा। हो गया? और भी अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, वो आगे हम देखेंगे। एक और आप लिख लो, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपको कट जाता है तो कटने पर पहले खून निकलता है, कुछ समय बाद खून धीरे धीरे आना बंद हो जाता है और उसकी जगह एक पानी की बूंद जैसी आ जाती है और वो बूंद सूख कर वो काली पपड़ी बन जाती है और धीरे धीरे घाव भर जाता है। तो रक्त के बहाव को रोकने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? फाइब्रिनोज प्रोटीन। तो लिख लो आप, रक्त का बहाव रोकने वाली प्रोटीन या थक्का बनाने वाली। आया ना समझ में। रक्त का बहाव रोकने वाली प्रोटीन, या इसको हम क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं, थक्का बनाने वाली। कौन सी है? फाइब्रिनोज प्रोटीन। हो गया? अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। आया ना समझ में। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, गोल्जी काय भी बोल सकते हैं। आया ना समझ में। अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? इसके कुछ नाम जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि और इसके कौन कौन से नाम होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्जी बॉडी को खोजा था किसने। तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले खोजा था कैमिलो गोल्जी ने। किसने खोजा था सबसे पहले? कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को खोजा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया था गोल्गी बॉडी। आया ना समझ में। कहीं पर इसको गोल्जी बोलते हैं, कहीं पर गोल्गी बोलते हैं। आया ना समझ में। तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। क्लियर? तो गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी जो होती है या गोल्गी एपरेटस है, क्लियर, इसको खोजा था किसने? इसको खोजा था कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया था गोल्जी बॉडी। है ना समझ में। किसमें खोजा था? मुर्गी और बिल्ली की जो नर्व सेल्स होती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनके अंदर सबसे पहले गोल्जी बॉडी को खोजा था।
क्लियर। फिर गोल्जी बॉडी ऐसा कोशिकांग है जिसका नाम खोजकर्ता के नाम पर रखा है, जिसने खोजा उसी के नाम पर रखा है ना समझ में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका कि जिसने उसको डिस्कवर्ड किया है, खोजा है, उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया है ना समझ में। तो गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी को अन्य नाम से किससे जानते हैं, तो ये नाम तो याद रहेगा जीवन भर आपको गोल्जी बॉडी, लेकिन इसके अन्य नाम में ध्यान रखना, लाइपोकांड्रिया बहुत पूछता है वो। क्लियर। इसको लाइपोकांड्रिया भी बोलते हैं और एक और नाम है इसका लाइपोकांड्रिया, और इसमें नहीं है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। आप लिख लो चाहो तो डिक्टियो, अच्छा है, अच्छा हाँ ये है डिक्टियोसोम, है ना समझ में। दोनों नाम को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो भैया, कई बार इसको पूछा है ना समझ में। कभी कभी वो लाइपोकांड्रिया के नाम से पूछ लेता है। क्लियर। लाइपो इसलिए बोलते हैं कि लाइप मतलब लिपिड्स, ये लिपिड्स या वसा का क्या करता है, संश्लेषण करता है, बनाता है शरीर में, इसलिए इसको लाइपोकांड्रिया बोलते हैं। डिक्टियोसोम भी इसको कहा जाता है। तो लाइपोकांड्रिया डिक्टियोसोम के नाम से आए तो आप फट से समझ जाना भैया ये गोल्जी बॉडी है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको डोल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। डोल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डोल्टन कॉम्प्लेक्स कहा था। फिर इसके अलावा इसको ऑडियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो लाइपोकांड्रिया और डिक्टियोसोम पर। क्लियर। तो गोल्जी बॉडी को हम लाइपोकांड्रिया डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, आप याद कर सको तो कर लेना। इसको बुकर्स बॉडी भी कहा जाता है। बुकर्स नामक वैज्ञानिक ने इसको बाद में और देखा और नया नाम दे दिया बुकर्स बॉडी, है ना समझ में, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी जो होती है वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होती है। जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है, क्लियर, विकसित कोशिकाएं, उन सभी के अंदर आपको गोल्जी बॉडी मिलेगी। दूसरा अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, ये कैसे है भैया, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, फिर आपका जो अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, क्लियर, फिर प्रोटिस्ट जो होते हैं, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो और इसके अलावा यूकेरियोटिक के अंदर जो खून होता है, रक्त, जिसके अंदर आरबीसी होती है, उनमें फिर ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट क्या है, टेरोडोफाइट क्या है, ब्रायोफाइटा, और ये भी पादप जगत के कुछ क्लास या समूह है ना समझ में, जिनमें जड़, तना, पत्ती आपको नहीं मिलेगी, केवल हरे कलर का एक थक्का मिलता है। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के स्पर्मेटोजोआ और फ्लोएम की चालनी नलिकाएं, जिनको हम सीव ट्यूब कहते हैं, पहले भी पढ़ा है हमने सीव ट्यूब। क्लियर। इनमें अगर हम देखें तो गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, खाली मिलता किसमें है, यूकेरियोटिक सेल्स में, है ना समझ में। और यूकेरियोटिक सेल्स के अलावा प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक में आपका ये आता है, ये आता है, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है के जो स्पर्मेटोजोआ है, उनमें भी गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। यहाँ पर अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक में एक ऐसा आरबीसी जो है मनुष्य के अंदर, जंतु के अंदर, जिनमें कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी पूरे यूकेरियोटिक, जैसे हमारा शरीर है, सब में गोल्जी बॉडी है, हर कोशिका में, केवल हमारा जो आरबीसी है ना, उसमें नहीं है। इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था, पढ़ा था ना हमने। और पौधों के अंदर जो फ्लोएम की चालनी नलिकाएं होती है, पूरे पौधे में गोल्जी बॉडी होता है, केवल उसकी जो फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं हैं, जिनको सीव ट्यूब कहते हैं, उनमें आपको ये गोल्जी बॉडी एब्सेंट मिलता है। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। गोल्जी बॉडी एक स्तरीय एकक कला से घिरा कोशिकांग है। सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये कोशिकांग होता है। अभी हमने राइबोसोम पढ़ा था, वो उसमें विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन है, उसमें कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो होता है, इसमें सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर। फिर प्रत्येक कोशिका में इसकी औसत संख्या 10 से 20 तक होती है। कितनी होती है गोल्जी बॉडी? 10 से 20 तक हो सकती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण करना, सेक्रेशन करना, कई प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स, क्लियर, इनको ये क्या करता है? सेक्रेशन करता है, स्त्रावित करता है। जैसे हमारी लार,
हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी स्रावित करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स के अलावा और आपके जो एंजाइम्स होते हैं इनका भी स्त्रावण का ये कार्य करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो ये भी मोस्ट आईएमपी अधिकतर आपको पूछा जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना भैया, किस नाम से जानते हैं इसको हम, और ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों ट्रैफिक पुलिस, अभी हम समझेंगे कि कोशिका के अंदर कोई सा भी पदार्थ अगर बाहर से अंदर आता है, किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। दूसरी कोशिका से अगर एक, आपने देखा था ना, जीव द्रव्य का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, दो कोशिकाओं के बीच में। अगर कोई सा भी पदार्थ एक सेल से दूसरी सेल में अगर जाएगा तो सबसे पहले ये जो है गोल्जी बॉडी उसको चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि ये सेल के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो। क्लियर? अगर हार्मफुल है तो इसको वापस भगा देता है, आए ना समझ में? और अगर लाभदायक है तो इसको कोशिका के अंदर आने देता है। तो जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा आपने कि कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, चलो रोको गाड़ी, चालान बनवाओ, आए ना समझ में? तो चेक करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या करता है? सेल के अंदर जो भी पदार्थ आते हैं उनको चेक करता है। इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। किसको? गोल्जी बॉडी को। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। अब गोल्जी बॉडी की संरचना की अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी देखो भैया, ये इधर ये पूरी सेल है और सेल के अंदर ये जो है ये है गोल्जी बॉडी। ये सिंगल लेयर्ड की बनी हुई ऐसी थैली नुमा रचना है। ऐसी लगता है जैसे चपटे थैले रखे एक के ऊपर एक। ऐसे ही सिस्टर्नी भी थी, लेकिन सिस्टर्नी के कार्य अलग है। गोल्जी बॉडी और सिस्टर्नी में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ? तो गोल्जी बॉडी की जो संरचना होती है ये भी 3 अलग अलग प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कल पढ़ा था वैसे ही सबसे पहले इसका भी मुख्य भाग है सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेन भाग था सिस्टर्नी, था ना? पहला सिस्टर्नी, ये चपटे थैले के ढेर के समान प्याले नुमा रचना होती है। इस टाइप से होती है। ये कैसी होती है? इस टाइप से, ऐसे। आया ना समझ में? चपटे थैले नुमा और प्याले नुमा होती है। प्याला समझते हो? कप चाय पीते हो ना, इस टाइप से। क्लियर? उत्तल सिरे को जो कॉन्वेक्स पार्ट है, इसका कॉन्वेक्स पार्ट कौन सा है? उभरा हुआ, ये है कॉन्वेक्स। उत्तल, उत्तल मतलब जो फूला हुआ, बीच में से फूला हुआ हो। क्लियर? तो जो इस बॉडी का ये वाला कैसा है? अवतल सिरा है। अवतल लेंस आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में। उत्तल बीच में से फूला हुआ, ये उत्तल लेंस है आपका। अवतल क्या होता है? बीच में धसा हुआ लेंस, पढ़ा है ना? तो इस गोल्जी बॉडी का जो उत्तल सिरा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एज या कॉन्वेक्स भुजा या कॉन्वेक्स भाग। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज या सिस फेज। मतलब किसी भी चीज को जो हार्मोन्स है, आपके जो एंजाइम्स है, वो बनाने का काम कौन सा सिरा करता है? ये वाला सिरा करता है, उत्तल सिरा, इधर का सिरा। और इधर वाला जो सिरा है वो कैसा है? वो धसा हुआ है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज कहते हैं। क्लियर? मैच्योरिंग मतलब परिपक्व, ये परिपक्व सिरा है और ये नया विकसित सिरा है ना समझ में? तो इसको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं या सिस फेज, जो कि नए तरीके से बन रहा है, अभी बनने की प्रोसेस में है। और पीछे वाला ये जो धसा हुआ वाला सिरा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। मैच्योर मतलब परिपक्व होना, ये ऑलरेडी परिपक्व हो चुका है ना समझ में? इसको हम बोल सकते हैं बचपन वाला, इसको यंग, जवान। आया समझ में? ध्यान रखना। अब इन दोनों में मोस्ट कौन सा है? फंक्शन या कार्य कौन करता है इन सभी चीजों को बनाने का? क्लियर? संश्लेषण करना का, सिंथेसाइज करने का कार्य कौन सा सिरा करता है? जो आपका मैच्योरिंग फेज या फिर आपने जो ऊपर पढ़ा था वो कौन सा था? उत्तल वाला सिरा, फॉर्मिंग फेज। है ना समझ में? तो
तो जो मैच्योरिंग फेज है, मतलब जो धसा हुआ सिरा है, क्लियर, वो गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जितने भी मैक्सिमम कार्य होते हैं सेल के अंदर, वो कौन करता है? धसा वाला अवतल सिरा मैच्योरिंग फेज करता है, क्लियर। और जो फॉर्मिंग फेज है भैया, वो तो खुद बन रहा है, अभी फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो कहाँ से ये क्रियाएं करेगा? जो मैच्योर्ड हो सकता है। जैसे आप देखते हो घर में बड़े आदमी को काम बताते हैं, घर का बड़ा आदमी काम करता है कि बच्चे काम करते हैं? जो मैच्योर्ड हो चुका है, मैच्योर्ड मतलब परिपक्व हो चुका है। जैसे आपको अगर कहीं अगर मान लो मार्केट वार्केट भेजना है, तो आपको भेजेंगे कि 5 साल के बच्चे को भेजेंगे? जो मैच्योर हो गया है, आया ना समझ में? तो कालू सिंह क्या बोले? बच्चे को भेजते हैं। हाँ तो भेजते हैं, छोटे मोटे काम घर के आसपास के तो बच्चे से ही करवा लेते हैं, करवाते हैं कि नहीं? कि बाजू वाले के यहाँ से चीनी खत्म हो गई, जा चीनी ले आ थोड़ी सी, आया ना समझ में? बाकी जैसे दूसरे काम में पैसे के लेन देन वाले काम तो बच्चे से नहीं करवाएंगे, है ना समझ? हाँ ध्यान रखना। फिर दूसरा इसमें होती ट्यूबुल्स, कुछ इसमें नलिकाएं भी होती है। सिस्टर्नी, जब अभी तो सिस्टर्नी सिकुड़ी, जैसे इस टाइप की ये ट्यूबुल्स है, ये ट्यूबुल्स अगर दोनों साइड से मैं अगर इसको धक्का दूं तो ये ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी ना ऐसी। तो ट्यूबुल्स क्या है? ये सिस्टर्नी में अगर खिंचाव पैदा होता है तो खिंचाव के कारण और जटिल आकार बनता है, इनको अगर हम खींचें तो कैसी हो जाएगी? सीधी। तो जो सिस्टर्नी, उसमें खिंचाव पैदा होने से जो गोल्जी बॉडी है वो किस प्रकार की संरचना में बदल जाता है? ट्यूबुल संरचना में बदल जाता है, और ये जटिल आकार का निर्माण करती है, आया ना समझ में? फिर वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होती है? तो ये किनारों पर उत्पन्न होती है भैया। तो गोल्जी बॉडी के जो किनारे टूटते हैं तो छोटे छोटे गोल अंडाकार थैलियां बनती है, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। तो अगर मान लो ये जैसे गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी का मान लो ये किनारा टूट गया, तो ये बाहर जाकर फिर ये इस टाइप से क्या बना लेगा? वेसिकल्स या थैलेनुमा रचनाएं बना लेगा। तो 3 प्रकार की संरचनाएं है इसमें, लेकिन मेन कौन सी है? सिस्टर्नी। मेन तो वही है, सिस्टर्नी। सबसे पहले तो सिस्टर्नी ही बनती है, बाद में अगर खींचा होगा तो ट्यूबुल्स बन जाएगा, और अगर किनारे टुकड़े होंगे तो वेसिकल्स बन जाएगा। लेकिन मेन तो आपका जो है वो सिस्टर्नी मेन है। क्लियर हुआ? तो आ गया ना समझ में? अब गोल्जी बॉडी के कार्य या फंक्शंस क्या होते हैं भैया? तो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है स्त्रावण, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका? सेक्रेशन या स्त्रावण। जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनका स्त्रावण, या पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारे इससे स्त्रावित पदार्थ होते हैं, जैसे नेक्टर, मकरंद है, क्लियर, गोंद है, ये सभी स्त्रावण का मुख्य कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। आगे हम लाइसोसोम को भी पढ़ेंगे। तो इसी के जो थैलियां टूटकर जो अलग हुई थी किनारे गोल, वही आगे चलकर लाइसोसोम में बदल जाते हैं, आया ना समझ में? ध्यान रखना। कोशिका विभाजन के समय गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन को स्त्रावित करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब ये कार्बोहाइड्रेट का भी सेक्रेशन करते हैं, एंजाइम्स का भी सेक्रेशन करते हैं, और हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करते हैं, क्लियर? जिससे कोशिका द्रव 2 भागों में बढ़ जाता है। मतलब हम देखेंगे कि जब कोशिका विभाजन होगा तो केंद्रक का अलग विभाजन होता है, लेकिन जो अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, जब उसका बंटवारा होता है तो ये गोल्जी बॉडी ही कुछ कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन को सिक्रेट करती है, और वो बीच में आकर इकट्ठे होकर एक लेयर बना लेते हैं, जो कोशिका द्रव को बराबर 2 भागों में तोड़ देता है ना समझ में? तो ये इसका कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा शुक्र जनन के समय जब स्पर्म बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्मोजेनेसिस की क्रिया जब होती है, तो जो अग्रपिंडक होता है, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर तो देखा होगा भी, ऐसे टेल होती है और हेड होता है, स्पर्म या शुक्राणु, आया ना समझ में? जंतुओं के अंदर जो स्पर्म या नर भाग जो होता है, नर गैमेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु। तो शुक्राणु के जो अग्र पिंडक होता है, हेड, क्लियर, इसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करता है, क्लियर। फिर गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये विभिन्न पदार्थों की छटनी करता है, जो भी सेल या कोशिका के अंदर आता है उसको छांटता है कि भैया ये अच्छा है या कोशिका के लिए खराब है ना समझ में? ये छटनी करता है। गोल्जी बॉडी को एक्सपोर्ट हाउस भी कहते हैं। एक्सपोर्ट हाउस क्यों बोलते हैं?
क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसके किनारे टूटते जाते हैं लगातार। ये मैच्योर्ड हो गया इधर का हिस्सा, मैच्योर्ड होने के बाद टूटेगा, ये नया बनता जाता है नीचे, ऐसा आया ना समझ में। और ये टूटता जाता है तो जो भी इसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम जो भी इकट्ठा किया है उसको ये टूट कर जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर इसको क्या करेगा, ले जाएगा। कोशिका के जिस भाग को इसको जरूरत होगी ये अपने अंदर भर कर उसको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट हाउस। ये एक्सपोर्ट करने का कार्य करता है। क्लियर। ये एक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। गोल्जी बॉडी का निर्माण अलग से नहीं होता, किससे होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी से गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये था आपका गोल्जी बॉडी। हो गया क्लियर, बहुत आसान है भैया। फिर नेक्स्ट आपका जो सेल ऑर्गेनल आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्लियर। सेंट्रोसोम को हम अगर शुद्ध हिंदी में बोलने जाए तो इसका नाम है तारक काय। क्या नाम है, तारक काय। लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है सेंट्रोसोम। हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम एब्सेंट है, नहीं है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, पढ़ चुके हैं ना। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे आएंगे ना सेल ऑर्गन में आपको बताता जाऊंगा कि ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में होता है, नहीं होता है। आए ना समझ में। अब सेंट्रोसोम के बारे में, तो सेंट्रोसोम को खोजा था वॉन बेंडेन ने। किसने खोजा था, वॉन बेंडेन नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले सेंट्रोसोम को डिस्कवर्ड किया था। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल शब्द, अभी सेंट्रियोल भी आएगा, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो दोनों शब्द हैं ये किसने दिए थे, टी बोवेरी ने दिए थे। है ना समझ। खोजा किसने, वॉन बेंडेन ने, और शब्द किसने दिए, तो टी बोवेरी ने। सेंट्रोसोम शब्द भी दिया और सेंट्रोसोम के चारों ओर का जो वातावरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फियर। सेंट्रोस्फियर के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से टिके होते हैं, जुड़े नहीं होते, टिके रहते हैं, उनको कहा जाता है सेंट्रियोल। है ना समझ में। क्लियर। देखो इस टाइप से, जैसे मान लो ये, अब इसमें भी एक कला नहीं होती है, इसीलिए मैंने डॉट डॉट किया है। इसके अंदर भी जो सेंट्रोसोम है इसमें भी एक कला एब्सेंट है, इसलिए मैंने क्या बनाया, डॉट डॉट। इसके अंदर दो सेंट्रियोल हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, दो सेंट्रियोल हैं। क्या है, सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं या एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं, वन पेयर है। और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। आया ना समझ में। और इन दोनों, ये क्या है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल के चारों ओर का ये जो एनवायरनमेंट है या घेरा है, इस पे भैया मेम्ब्रेन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पदार्थ इसको घेर कर रखते हैं। तो सेंट्रियोल के चारों ओर के घेरे को क्या कहा जाता है, सेंट्रोस्फियर। जैसे पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे को एटमॉस्फियर बोलते हैं, फियर आया ना वर्ड, घेरा। ऐसे ही सेंट्रोसोम के में सेंट्रियोल के चारों ओर का जो घेरा है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रोस्फियर। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं इसको। सेंट्रोसोम को माइक्रोसेंट्रम भी कहते हैं या फिर कोशिका का सेंटर भी कहते हैं, दोनों इसको बोल सकते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो ये सेंट्रोसोम ही क्या करता है भैया, सेंट्रोसोम ही जो क्रोमोसोम है उनको विपरीत ध्रुवों पर खींचने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको माइक्रोसेंट्रम भी बोलते हैं या फिर कोशिका सेंटर भी इसको कहा जाता है। क्लियर। पादप कोशिका अब किस में नहीं होता ये, तो मैं पहले ही बताया हूँ आपको, पादप कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में है। मतलब यूकेरियोटिक कोशिका में जो दो कोशिकाएं होती, पादप और जंतु, ऐसा नहीं कि सभी यूकेरियोटिक कोशिका में है, ये सभी में नहीं है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केवल जो जंतु कोशिका है उसमें ही सेंट्रोसोम है, बाकी जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, एब्सेंट होता है। फिर जो परिपक्व आरबीसी है, जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं इसको। ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन फिर भी हम यूकेरियोटिक है, हमारे अंदर है ये सेल।
है ना समझ में। तो परिपक्व आरबीसी, फिर जो कवक या फंजाई है, और प्रोकैरियोटिक, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम होता है केवल जंतु कोशिका जो कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आती है, उनमें होता है, बाकी सब में ये एब्सेंट है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। यह एकक कला रहित कोशिकांग है। अभी मैंने आपको बताया भी है, इसके चारों ओर कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, एक प्रकार का वातावरण या एटमॉस्फेयर जरूर है। क्लियर? ध्यान रखना, इसके चारों ओर कोई सा भी आपका एकक कला नहीं है। तो एकक कला रहित कोशिकांग है भाई, राइबोसोम जैसा, है ना समझ में। सेंट्रोसोम की रचना की अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप बोलोगे सर इसके चारों ओर तो कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बोला ना कि 2 सेंट्रियोल है। क्या है? 2 सेंट्रियोल, और इसके चारों ओर कोई यूनिट मेम्ब्रेन तो है ही नहीं भैया, तो मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, ये अंदर पड़ा है, इसको यहाँ बड़ा करके बताया है ना समझ में। ये सेल है, सेल के अंदर है ये, इसको उधर साइड में बड़ा करके बताया है ना समझ में। तो ये 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल? 2 है, 2 सेंट्रियोल, और इन दोनों सेंट्रियोल के चारों ओर का जो भी एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फियर। आया समझ में? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है कि सेंट्रियोल के चारों ओर के स्वच्छ पारदर्शी वातावरण को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सेंट्रोस्फियर। फिर उल्टा भी पूछता है, सेंट्रोस्फियर कहाँ पाया जाता है? कहाँ होता है? सेंट्रियोल्स के चारों ओर, है ना समझ में। किसमें? सेंट्रोसोम में। क्लियर? सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं, और एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। ये देखो, एक आड़ा है, एक खड़ा है ना। क्लियर हुआ? इन्हें समग्र रूप से डिप्लोसोम भी कह सकते हैं। ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं, अगर हम इनको अलग अलग 2 ना बोल के, अगर हम क्या बोल दे, पूरा इकट्ठा बोलें, तो इकट्ठा हम दोनों सेंट्रियोल को क्या बोल सकते हैं? डिप्लोसोम कह सकते हैं। तो कई बार पूछता है डिप्लोसोम किसका बना होता है? दोनों सेंट्रियोल का। दोनों सेंट्रियोल को कंबाइन फॉर्म से हम क्या बोल सकते हैं? डिप्लोसोम, है ना समझ में। सेंट्रियोल के चारों ओर के पारदर्शी वातावरण प्रक्षेत्र जो कि इसको चारों ओर से घेर कर रखता है, किसको? सेंट्रियोल्स को। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। सेंट्रोस्फियर। दिलीप आ गया समझ में? ध्यान रखना। अब और देखना, सब यही समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, घर जाके एक बार पढ़ोगे काम खत्म। फिर प्रत्येक सेंट्रियोल त्रिक तंतुओं के 9 समूहों से बना है। अब ध्यान रखना, प्रत्येक सेंट्रियोल जो होता है वो त्रिक तंतु जो ट्रिप्लेट फाइबर होते हैं उनके 9 समूहों से बना होता है। कैसे? देखो, अगर आप इसको बारीकी से देखो तो ये जो सेंट्रियोल है इसके अंदर खोखली पाइप दिख रही है आपको? पाइप्स दिख रही ना? अगर इस चित्र को मैं ऐसा बना दूं, कैसा? कितनी 9 हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर? यहां पर देखो तो जो सेंट्रियोल है, प्रत्येक सेंट्रियोल में 9 क्या है? त्रिक तंतु, ट्रिप्लेट फाइबर है। ये 9 है संख्या में, और प्रत्येक फाइबर में कितने आ रहे हैं? 3। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? ट्रिप्लेट फाइबर वाली कितनी संरचनाएं हैं? 9, है ना। और बारीकी से देखोगे तो ये आपको बैलगाड़ी के चक्के जैसा दिख रहा है। दिख रहा है? बैलगाड़ी के चक्के के समान दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो क्लियर हो गया। त्रिक तंतुओं के 9 फाइबर
होते हैं। 9 समूह मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रियोल को बनाते हैं। प्रत्येक त्रिक तंतु 3 सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। प्रत्येक में मैंने 3 डब्बे डाले ना, 3 गोल बनाए थे। तो प्रत्येक जो तंतु होता है, फाइबर होता है, वो 3 क्या होता है, 3 सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है। सेंट्रियोल का आकार अगर हम देखें तो कैसा हो जाएगा, बैलगाड़ी के चक्के के जैसा, वैसा ही दिखेगा ना, ध्यान रखना। सेंट्रोसोम से एस्ट्रल किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है, एस्ट्रल किरणें निकलती है। और ये एस्ट्रल किरणें क्या करती है, स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम करती है, जो कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम को विपरीत और खींचेगी। तो ये मैं आपको कहाँ पर बताऊंगा, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे इसके बाद में। अभी केवल इतना ध्यान रखना, सेंट्रोसोम से एस्ट्रल किरणें निकलती है। क्लियर, जो कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर या तुर्क तंतु का निर्माण करती है। आया ना समझ में, ध्यान रखना। अब आता है सेंट्रोसोम का कार्य। तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन में सहायता करना। अब क्वेश्चन कई बार पूछता है, वो कोशिका विभाजन से संबंधित कौन सा कोशिकांग है, कोशिका विभाजन से संबंधित कौन सा कोशिकांग है, सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम नहीं बोले तो सेंट्रियोल, क्योंकि उसी का तो भाग है वो। ये जो क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो बीच में क्रोमोसोम आकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर, आगे हम पढ़ेंगे। और ये जो सेंट्रोसोम था, जिसमें 90 डिग्री के एंगल पे 2 क्या थे, सेंट्रियोल थे। इनमें से दोनों सेंट्रियोल अलग अलग हो जाते हैं। एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है और एक सेंट्रियोल इधर आ जाता है। और ये आकर क्या करते हैं, ये ऐसा स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा भैया, इन क्रोमोसोम को तोड़ेगा और आधे क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे और आधे क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। सेल डिवीजन हो रहा है ना, बंटवारा, तो बंटवारे में कौन मदद कर रहा है, सेंट्रोसोम। यही तो एस्ट्रल किरणें निकाल रहा है। और ये एस्ट्रल किरणें क्या बनाएगी, एक तुर्क तंतु स्पिंडल फाइबर बनाती है। और ये क्रोमोसोम को दोनों साइड से खींचते हैं। जब दोनों साइड से खींचेंगे तो ये बीच में से टूट जाएगा, आधा आधा दोनों बांट लेंगे। आया ना समझ में। घर पे देखा होगा ना, बच्चे जब लड़ते हैं एक बिस्किट के लिए, तो आधा इसने पकड़ लिया, आधा उसने पकड़ लिया, वो छोड़ दे नहीं तो तोड़ दूंगा, छोड़ दे नहीं तो तोड़ दूंगा, होता है ना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बच्चा तोड़ देता है, आधा आधा लेके दोनों भाग जाते हैं। बस वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो ये कर कौन रहा है, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं। तो सीधी सी बात है भैया, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कोशिका विभाजन में सहायता कर रहे हैं ना। तो मेन कार्य क्या हुआ सेंट्रोसोम का, कोशिका विभाजन में सहायता करना। क्लियर हो गया। और दूसरा, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल या तुर्क तंतु का निर्माण करना। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेंट्रोसोम। क्लियर हुआ ना, ध्यान रखना, बहुत इजी है भैया, कुछ नहीं है इसमें। फिर आता है कशाभिका एवं पक्ष्माभिका, जिसको फ्लैजेलम और सीलियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फ्लैजेलम और सीलियम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको फिर अब हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आधा अधूरा रह जाएगा। फिर इसके बाद फ्लैजेलम, सीलियम, फिर लाइसोसोम है। हाँ, कल हो जाएंगे ये सब, सेल ऑर्गेनल हो जाएंगे। हाँ, स्फेरोसोम, फिर तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माइक्रोसोम है, फिर आपका तो ये क्लियर हो गया भैया, जितने भी हमने पढ़े। अभी तक हमने जितना पढ़ा सेल में सभी क्लियर हो रहा है। आप लोगों को भी क्लियर हो रहा है भैया सभी, फटाफट बताइए। बहुत इजी है, बस यहाँ पर मैं जैसे ही आपको समझाऊं, इसके बाद एक बार क्या करो, आप उसको घर पे पढ़ लो। बहुत आसान है, मैं बहुत सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और घर पे जाके पढ़ना। और जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको आपके जो MCQs हैं वो दे दूंगा। बस एक बार आप उसको रिवीजन मारना, आपको सब वही मिलेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर। बस टर्मिनोलॉजी याद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आया ना समझ में। जैसे अभी हमने पढ़ा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको हम सेंट्रोस्फियर बोलते हैं। बॉटनी में कुछ नहीं है, बॉटनी सबसे इजी है, तुम्हारे एनिमल और क्रॉप से भी इजी है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि आप ये शब्द नए नए पहली बार सुनते हो।
आप अगर इसको थोड़ा सा घर पे मेहनत करोगे, शब्द याद हुए, टर्म याद हुई, कि आपका पूरा का पूरा बॉटनी जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो ठीक, चले पटेल जी, मेहता जी, माघ जी, हो गया क्लियर?